हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। इसके साथ में हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। तो इसको समझेंगे क्या है। ये हमारा ट्रिपल सी का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कई सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे थ्रू वीडियोज़ अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेटा प्रोसेसिंग से। तो यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पे इसको हम कुछ पॉइंट्स में समझेंगे। यह संभव नहीं है कि हर तरह की जानकारियाँ हम अपने दिमाग में स्टोर करके रख पाएँ और ज़रूरत पड़ने पर वह सारी जानकारियाँ हमें याद आती रहें। तो ये सिंपल सी चीज़ है, आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम डेली आए दिन इधर उधर न्यूज़पेपर में, बुक्स में पढ़ते रहते हैं, और वो सारी इन्फॉर्मेशन को हम अपने दिमाग में स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर कुछ जानकारियाँ हम रख भी लेते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ने पे ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो इन्फॉर्मेशन हमें याद आ जाए। इसी वजह से हम क्या करते हैं, कहीं पे इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करते हैं, और ये हमारा एक मैनुअल तरीका होता है। अभी क्या है कि हम एक डिजिटल वर्ल्ड में आ गए हैं, तो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटराइज करते हैं, मीन सॉफ्ट कॉपी में स्टोर करना स्टार्ट कर चुके हैं और रखते हैं, क्योंकि ये हमें हर जगह अवेलेबल होता है और ये स्पेस भी नहीं लेता है ज़्यादा। मीन्स आप फिजिकल स्पेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो फिजिकल स्पेस अगर आप बहुत सारे रजिस्टर्स में डेटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो काफ़ी सारा स्पेस रिक्वायर्ड होता है, जबकि आप अपने लैपटॉप में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं जो शायद एक दो घर के बराबर की इन्फॉर्मेशन आप एक अपने छोटी सी हार्ड डिस्क में रख सकते हैं। तो यहाँ पे आता डेटा व सूचनाओं को स्टोर करने का कोई सही तरीका हो और उन्हें इस तरह से स्टोर किया जाए कि आवश्यकता पड़ने पे वह सूचना हमें उपलब्ध हो सके। तो यहाँ पे बेसिकली हम समझेंगे कि डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है। तो डेटा को एक उपयोगी तरीके से व्यवस्थित करना डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। तो समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है, जानकारियाँ होती हैं, जिनको हम एक तरीके से प्रोसेस करते हैं ताकि उससे यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकल पाए। उसको हम बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे डेटा क्या है। तो डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है। ये टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है, इमेज के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है। तो जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो एक तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी डेटा होती है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है इन्फॉर्मेशन। तो क्या है कि जो डेटा होता है वो कई अलग अलग पार्ट्स में बटा होता है। जब उसको हम एक तरीके से प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करने के बाद जो कंप्लीट जानकारी निकल के आती है उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। जैसे आपका एड्रेस होता है, तो एड्रेस में कई सारी लाइंस होती हैं। अगर आप उनको अलग अलग कहीं पे इधर उधर लिखेंगे तो क्या है, कंप्लीट आपका एड्रेस निकल के नहीं आता है। जब आप उसमें उन सारी लाइंस को एक प्रॉपर वे में लिखते हैं कि पहले हाउस नंबर, देन स्ट्रीट एड्रेस, देन सिटी, देन स्टेट, देन कंट्री, देन पिन कोड, तो ये क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन हो जाती है और ये आपका कंप्लीट एड्रेस होता है। यही अगर आप इधर उधर कर दें, पहले आप कंट्री नेम दे दें, फिर आप अपना नाम दे दें, फिर आप अपना हाउस नंबर दे दें, फिर उसके बाद पिन कोड दे दें और फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट दे दें, इस तरीके से अगर करते हैं तो ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। मीन्स इसको प्रॉपर ढंग से प्रोसेस नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास डेटा होता है उसको हम एक प्रॉपर ढंग से मैनेज करते हैं ताकि उससे कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकल पाए। तो यहाँ पे उस डेटा को प्रोसेस करना या प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट आता है उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन्फॉर्मेशन और डेटा, डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मैंने पहले ही बताया, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इसको आप इस तरीके से याद कर लीजिए। डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो भी आउटपुट बनता है वो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है। मीन्स डेटा को जब प्रोसेस कर देते हैं उसके बाद जो आउटपुट मिलता है वो हमारा इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारा डेटा होता है उसको हम प्रोसेस कैसे करते हैं, उसके लिए कौन कौन से साइकिल्स या स्टेप्स यूज करते हैं डेटा प्रोसेस करने के। तो यहाँ पे एक टॉपिक हमने लिया है डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। तो ये किस तरीके से डेटा हमारा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे चार अलग अलग तरीके के स्टेप्स होते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। अब देखो एक एक करके यहाँ पे हम समझेंगे। इनपुट में क्या होता है कि सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपको अपना एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपना हाउस नंबर पता करेंगे, फिर आप अपना स्टेट एड्रेस पता करेंगे, फिर अपना पोस्ट ऑफिस पता करेंगे, फिर उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट पता करेंगे, फिर उसके बाद आप स्टेट, फिर कंट्री और फिर पिन कोड, ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में रखेंगे जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में बेसिकली क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। अगर कोई न्यूमेरिक डेटा है तो वहाँ पे हम कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए
5 सब्जेक्ट्स के अलग अलग मार्क्स हैं, उससे हमें एक मार्कशीट तैयार करनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसमें परसेंटेज भी निकालना है, उसका ग्रेड भी निकालना है, और जबकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन सिर्फ सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, तो उनको एक प्रॉपर वे में पहले रखेंगे, फिर उन पर कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे, उससे हम अपना परसेंटेज निकालेंगे, ग्रेड निकालेंगे इस तरीके से, और ये फिर चेक करेंगे कि ये स्टूडेंट पास है या फेल है, तो वो क्या होगा, एक पूरी प्रोसेसिंग होगी। तो यहाँ पे हम पहले कैलकुलेशंस अप्लाई करेंगे, फिर सॉर्टिंग करते हैं, जैसे हमारा डेटा कुछ ऐसा है जो अनऑर्डर्ड है, मींस अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्ड नहीं है, या असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो उसको हम सॉर्ट भी कर सकते हैं प्रोसेसिंग के स्टेप में। फिर कंपेयर, जैसे कि हमें कंपेयर करना है कि इन 10 अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, उनमें से किस सब्जेक्ट के मार्क्स हाईएस्ट हैं, अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी है उनमें से, तो हम कंपेयर करेंगे। फिर समराइज करना, मींस अगर सारे सब्जेक्ट्स का कैलकुलेशन हो चुका है, अब हमें समराइज करने का मतलब है फाइनल रिजल्ट निकालना। मैंने यहाँ पे एक मार्कशीट का एग्जांपल लिया है क्योंकि ये इजीली समझ में आएगा। अब समराइज का मतलब ये है कि फाइनली हमने सारे मार्क्स ले लिए, कैलकुलेट कर लिया, परसेंटेज निकाल ली, अब यहाँ पे उसको क्या ग्रेड देना है या उसको क्या ग्रेड मिला है इस कैलकुलेशन को अप्लाई करने के बाद, वो पास है या फेल है, ये क्या है हमारा समराइजेशन, मीन्स उस पूरी इन्फॉर्मेशन को समराइज कर दिया कुछ लाइन्स में। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप है हमारा समराइज। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग हो चुकी है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस डेटा को आउटपुट पे भेज सकते हैं, मींस कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी दूसरे के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब है अगर उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है तो यहाँ पे हम उसको रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। इस तरीके यहाँ पे इसको समझ लीजिए कि हम उसको किसी को भेज सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन, या फिर उसको हम पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं, या किसी अलग फॉर्म में हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं या किसी को दे सकते हैं। अब यहाँ पे आउटपुट हो गया, आउटपुट हमें डायरेक्टली मिल गया प्रोसेसिंग के बाद। अगर इन केस हमें इस प्रोसेस किए हुए डेटा को इन फ्यूचर यूज करना है, आगे भी हम यूज करना चाहते हैं, और हो सकता है कि जो अभी प्रोसेस से इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही उसको हम फर्दर फिर प्रोसेस करना चाहें कुछ और इन्फॉर्मेशन से ऐड करने के साथ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को पहले डेटा इन इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, जो भी हमारा स्टोरेज एरिया होगा वहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर करेंगे, ताकि फ्यूचर में अगर नीड होती है तो यहाँ पे हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं, मीन्स एक्सेस कर सकते हैं। और अगर जो भी अभी प्रोसेस किया हुआ डेटा है इन फ्यूचर उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करके उसको फिर से हमें प्रोसेस करने की ज़रूरत हो, तो यहाँ से हम उसको फिर से एक इनपुट देंगे प्रोसेस को, और यहाँ पे प्रोसेस करके फिर से फाइनली हम उसे स्टोर कर सकते हैं या फिर उसको आउटपुट पे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से ये साइकिल बन रहा है, यहाँ से जाएगा डेटा, इन फ्यूचर अगर उसको प्रोसेस करने की ज़रूरत हुई तो ये फिर वापस यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ पे आने के बाद चाहे तो हम उसको आउटपुट पे भेज सकते हैं, मीन्स किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, या उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, या फिर वापस हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं ताकि उसको फ्यूचर में यूज किया जा सके। तो आई होप डेटा प्रोसेसिंग साइकिल इजीली समझ में आ गया होगा कैसा होता है या किस तरीके से काम करता है, इसमें कितने स्टेप्स होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप सिर्फ दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। मोस्टली ये पूछ लिया जाएगा डेटा प्रोसेसिंग के साइकिल्स में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ये मेन 4 स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं डेटा प्रोसेसिंग में। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ICT। तो इसका पहले फुल फॉर्म याद कर लीजिए, क्योंकि ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम में। इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ पे आपके जो सिलेबस में इसका यूज़ पूछा गया है या दिया गया है वो सिर्फ ई-गवर्नेंस में है। तो ई-गवर्नेंस बेसिकली होती क्या है कि गवर्नमेंट हमारी जो भी स्कीम्स अप्लाई करती है या जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक तरीके से आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो हम सिस्टम यूज करते हैं या एप्लीकेशंस यूज करते हैं, या गवर्नमेंट सिटीजन से किस तरीके से कम्युनिकेट करती है, या सिटीजन को कुछ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए ताकि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू वो कम्युनिकेट कर पाएँ या गवर्नमेंट से कम्युनिकेट कर पाएँ, या गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ ताकि जो हमारी प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो और वहाँ पे ट्रू एंड फेयर वर्क हो, और सारी चीज़ें हमें ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखें कि किस तरीके से काम हो रहा है, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ई-गवर्नेंस एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिसको गवर्नमेंट यूज करती है। तो यहाँ पे इसको समझेंगे बेसिकली क्या किस तरीके से काम होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसको हम कुछ पॉइंट से समझेंगे। ई-गवर्नेंस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका एक शॉर्ट फॉर्म ये भी पूछा जा सकता है ICT। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एक एप्लीकेशन है, मींस जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक एप्लीकेशन होता है। ई-गवर्नेंस क्या है, एक एप्लीकेशन है एक तरीके का जिसका
प्रयोग गवर्नमेंट सेवाओं में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन अगर एक्सचेंज करनी है, कम्युनिकेट करना है एक दूसरे से डिपार्टमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट से, या फिर गवर्नमेंट को सिटीजन से, या सिटीजन को डिपार्टमेंट से, या गवर्नमेंट से डायरेक्टली, तो यहाँ पे हम ई गवर्नेंस को यूज करेंगे। अब यहाँ पे इसको कई अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट टू सिटीजन, अब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, G2C लिखा रहेगा और पूछा जाएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, गवर्नमेंट टू सिटीजन। अब यहाँ पे गवर्नमेंट अगर सिटीजन को कोई मैसेज देना चाहती है, जनता के पास कोई मैसेज पहुँचाना चाहती है, तो ई गवर्नेंस के थ्रू इजिली तरीके से मैसेज पहुंचा सकते हैं, जैसे कि मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू या फिर वीडियो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू गवर्नमेंट सिटीजन से कम्युनिकेट कर सकती है। कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही घंटे में वो सारा मैसेज सभी के पास पहुंच सकता है। या फिर अगर सिटीजन डायरेक्टली गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसी तरीके की कंप्लेन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के कई अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे ट्विटर हैंडल है, फेसबुक है, या फिर इनके खुद के अपने पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे सिटीजन्स डायरेक्टली अपनी कंप्लेन को वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं और वो कंप्लेन डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पहुँच जाएगी। अगर इसी को हम मैनुअल तरीके से करना चाहें तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग होगा और उसका एक ट्रूली रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। इनकेस अगर आप लेटर पोस्ट करके कोई गवर्नमेंट को कंप्लेन करते हैं कि हमारे यहाँ का ये पर्सन, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस तरीके से काम कर रहा है और ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगेगा। प्लस वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी कि हमारी जो एप्लीकेशन गई थी उस पर क्या एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया या कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें मैनुअली नहीं दिखती। जब हम ई गवर्नेंस में आते हैं या ई गवर्नेंस के थ्रू ये सारी चीज़ें करते हैं, तो यहाँ पे ट्रूली सारी चीज़ें दिखती हैं और उसका एक्शन जल्दी से जल्दी होता है, क्योंकि हम यहाँ पे मैसेज इमीडिएट पहुँचा सकते हैं गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पे गवर्नमेंट टू सिटीजन समझ में आ गया होगा। गवर्नमेंट सिटीजन से डायरेक्टली इंटरेक्ट हो सकती है या सिटीजन डायरेक्ट गवर्नमेंट से भी इंटरेक्ट हो सकते हैं, तो ये दोनों तरफ से होता है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं G2C। इसका एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है। ऐसे ही अगला यहाँ पे टॉपिक है गवर्नमेंट टू बिजनेस। अगला पार्ट है इसका गवर्नमेंट टू बिजनेस। अब यहाँ पे देखिए कई तरीके के अलग अलग बिजनेस होते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं या गवर्नमेंट उनको परमिशंस देती है, तो उसके लिए कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर उसको मैनुअली तरीके से किया जाता है तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती है, जबकि अगर इसको एक ई गवर्नेंस के थ्रू किया जाता है तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिखती है और किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी से बचा जा सकता है। तो यहाँ पे अगला मॉडल है हमारा गवर्नमेंट टू बिजनेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं G2B। अगला मॉडल है यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है। यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या होता है कि कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट के खुद के डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, एक दूसरे के साथ अपने डेटा या इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है ई टेंडरिंग या इस तरीके की कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को किसी भी पार्टिकुलर एरिया के लिए अप्रूवल लेना है, किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल लेना है, तो यहाँ पे जो हमारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल होता है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि हर एक मॉडल में मैंने बताया कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिखती है, तो यहाँ पे क्या है इत्यादि माध्यम से सेवाओं की डिलीवरी करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे कई अलग अलग सर्विसेज होती हैं जिनको हम ई गवर्नेंस के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। ई गवर्नेंस के माध्यम से गवर्नमेंट सेवाओं एक सुविधाजनक, प्रभावशाली तथा पारदर्शी रूप से नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाती हैं या हो पाती हैं। ओके, तो यहाँ पे इजली ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि ई गवर्नेंस क्या होता है। तो हम यहाँ पे एक तरीके का कंप्यूटराइजेशन मान लीजिए इसको हम यूज करते हैं, जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और यहाँ पे वो एक दूसरे से किसी भी टाइम पे डायरेक्टली ऑनलाइन कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और वो अपने डेटा को भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं इन केस रिक्वायर्ड होता है तो। ओके, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, एक लास्ट टॉपिक है हमारे CCC सिलेबस में, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो यहाँ पे 10 क्लासेस में हमने सिर्फ CCC का फर्स्ट चैप्टर ही कवर किया है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि इसको हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ CCC नहीं, बाकी अदर आप जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उन सभी में ये वीडियोस काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इसको आप पार्ट 1 से स्टार्ट करिए और लास्ट पार्ट तक देखिएगा। जितने भी आगे पार्ट्स आने वाले हैं इससे आपको कंप्यूटर के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो हमारा CCC का फर्स्ट चैप्टर उसका जो लास्ट टॉपिक है वो है मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया क्या होता है, बेसिकली ये टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन का एक कलेक्शन होता है या कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में समझेंगे।
मल्टीमीडिया का अर्थ है वह इंफॉर्मेशन जो टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन से मिलकर बनती है। ओके, तो यहाँ पे मल्टीमीडिया क्या है? बेसिकली मल्टीमीडिया कुछ भी नहीं है, बस इन सारी चीज़ों का एक कलेक्शन होता है या कॉम्बिनेशन होता है, जिससे बनने वाले प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया का उपयोग सामान्यतः विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन को आकर्षक और प्रभावी तरीके से प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो जैसा कि आप देखते होंगे बहुत अलग अलग तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जो काफ़ी हमें अट्रैक्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए, तो इसको कंपनीज यूज करती हैं। मल्टीमीडिया का यूज आजकल मैक्सिमम जगह पे हो रहा है, इसको हम एजुकेशन में भी यूज कर सकते हैं कई अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे मल्टीमीडिया वर्तमान में उपयोगी विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे बिजनेस के लिए, अगर आपको कोई प्रमोशन करना है, कोई प्रोडक्ट सेल करना है, या आप अपनी कंपनी को प्रमोट करना चाहते हैं, तो डिफरेंट तरीके के एड्स, एनिमेशंस, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो यूज़ करके बनाए जा सकते हैं, जिससे हम किसी भी पर्सन को वो अट्रैक्ट कर सकता है या उसकी तरफ वो फोकस कर सकता है। यहाँ पे अगला पॉइंट है एजुकेशन। तो एजुकेशन में भी मल्टीमीडिया का काफ़ी बड़ा रोल है। जो चीज़ें हम फिजिकली प्रैक्टिकल्स करते थे उनको आज हम सिमुलेशन के थ्रू या एनिमेशन के थ्रू कर सकते हैं, और वो हमें बिल्कुल रियल के तरीके से लगेगा। जितना हम फिजिकली वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर पाते हैं, हम एनिमेशन के थ्रू कर सकते हैं या मल्टीमीडिया को यूज कर सकते हैं, और इससे हमारी जो कॉस्ट होती है वो भी कम आती है, और इसको हम बार बार वो चीज़ें यूज कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो प्रोडक्शन कास्ट है वो भी काफ़ी कम आता है, प्लस हम ये फ्रीली या कहीं भी अवेलेबल हो सकता है इजीली, जिसको आप आराम से यूज कर सकते हैं। अगला है सिमुलेशन। तो यहाँ पे सिमुलेशन क्या होता है? कई अलग अलग तरीके के प्रैक्टिकल्स होते हैं या कई अलग अलग तरीके की रिसर्च होती हैं, जिनमें हम वो चीज़ें फिजिकली ना करके मल्टीमीडिया की हेल्प से सिमुलेट करते हैं उनको अपने सिस्टम पे, ताकि वो रियल इन्वायरमेंट जनरेट हो पाए और वहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को कर पाएँ। तो जैसे कि बहुत सारी अलग अलग तरीके की रिसर्च होती हैं, उसमें कई सारी टेस्टिंग्स होती हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका काफ़ी यूज होता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो डिज़ाइनिंग होता है उसमें कई अलग सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, जैसे ऑटोकैड। वहाँ पे क्या होता है, चीज़ों को हम सिमुलेट करते हैं कि अगर हम यहाँ पे ये पार्ट लगाएंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसको बोलते हैं सिमुलेशन। और इंटरटेनमेंट के लिए तो मैक्सिमम मल्टीमीडिया का यूज होता है। जैसे कि आप अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो ये एक तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो है, लेकिन आप यूट्यूब पे बहुत सारे इंटरटेनमेंट के भी वीडियोस देख सकते हैं, या फिर इंटरटेनमेंट में मूवीज़ जो आती हैं या इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन है जो ऑनलाइन अवेलेबल है या ऑफलाइन अवेलेबल है, वो सब इंटरनेट या इंटरटेनमेंट के लिए हम यूज करते हैं मल्टीमीडिया का, जो काफ़ी एक अच्छा तरीका है। और इसमें हमें जो चीज़ें मिलती हैं या जो भी कंटेंट मिलता है वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि मल्टीमीडिया में जो क्वालिटीज़ होती हैं, एनिमेशंस होते हैं, वो रियल की तरीके से लगता है बिल्कुल। फिर हम यहाँ पे जो इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको ज़्यादा फोकस करेंगे, उससे रिलेटेड यहाँ पे हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। मल्टीमीडिया तो आई होप समझ में आ गया होगा क्या है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें जैसे फाइल फॉर्मेट के फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, कि ऑडियो फाइल फॉर्मेट कोई दे दिया उसका फुल फॉर्म पूछ लिया, या वीडियो फाइल फॉर्मेट दे दिया उसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया। तो यहाँ पे कई अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स हैं जिनको हमने रखा है, जो इंपॉर्टेंट फाइल फॉर्मेट्स हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे फाइल फॉर्मेट हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं उनको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑडियो फाइल फॉर्मेट की। तो यहाँ पे एक फाइल फॉर्मेट होता है PCM, जिसको बोलते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। और यहाँ पे एक अगला फॉर्मेट है AIFF, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। MP3 का नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सुना ही होगा आपने, ये भी एक फ़ाइल फॉर्मेट होता है। MPEG-1 ऑडियो लेयर 3 इसका फुल फॉर्म है। तो इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर अगला एक फ़ाइल फॉर्मेट है वेब, जिसको वेब फॉर्म ऑडियो बोलते हैं। एक ACC फाइल फॉर्मेट होता है एडवांस ऑडियो कोडिंग, WMA विंडो मीडिया ऑडियो। तो ये हमारे ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, मीन्स जो ऑडियो फाइल्स होती हैं इनमें से कोई भी एक फ़ाइल फॉर्मेट हो सकता है। मोस्टली हम लोग जो यूज करते हैं ऑडियो फाइल फॉर्मेट वो होता है MP3। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे वीडियो फाइल फॉर्मेट की। तो यहाँ पे वीडियो फाइल फॉर्मेट AVI है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ऑडियो वीडियो इंटरलेवल। FLV फ्लैश वीडियो फॉर्मेट, WMV ये भी काफ़ी पॉपुलर है, विंडो मीडिया वीडियोज़। 3GP जो कि मोस्टली मोबाइल्स में यूज़ होता है। तो यहाँ पे 3GP का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है मोबाइल में, और ये क्यों होता है इसका एक रीज़न होता है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3GP जो फाइल फॉर्मेट होता है वीडियो का वो लो रेजोल्यूशन होता है, मींस क्वालिटी थोड़ा सा डिग्रेड होती है, और इसका फुल फॉर्म है थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म है। अगला है MP4
और ये भी काफ़ी इस समय यूज होने लगा है। MP4 की क्वालिटी 3GP से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो रेजोल्यूशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 4 इसका फुल फॉर्म है। ये दोनों आप याद कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक होता है MOV, इसका फुल फॉर्म है एप्पल क्विक टाइम मूवी। ये सिर्फ एप्पल में मोस्टली यूज होता है, एक एप्पल के थ्रू डिज़ाइन किया गया फाइल फॉर्मेट है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इमेज फाइल फॉर्मेट की, क्योंकि ये भी इसके भी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले है TIFF, इसको हम शॉर्ट में टिफ भी बोलते हैं। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये सारे फाइल फॉर्मेट आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। अगला है JPEG, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसका फुल फॉर्म है। GIF, जो हमारी मूविंग वाली पिक्चर्स होती हैं, छोटी सी इमेज होती है, वो हमेशा कहीं एनिमेट होती रहती है, मूव करती रहती है, तो वो हमारी फाइल कौन सी होती है? GIF। तो यहाँ पे ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। PNG, एक अच्छी क्वालिटी की इमेज होती है हमारी। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इसको मोस्टली नेट पे यूज़ करते हैं। जो भी बैनर्स पोस्टर्स वगैरह वेबसाइट्स पे ऐड किए जाते हैं, उनमें हम PNG इमेजेस ज़्यादा यूज करते हैं। जो लोगोज होते हैं उनमें PNG इमेजेस यूज करते हैं। BMP बेसिकली जो हमारा MS विंडोज़ के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर जो पेंट होता है, उसके थ्रू जो फाइल बनती है वो हमारी बिट मैप फाइल होती है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BMP। तो यहाँ पे BMP का फुल फॉर्म है बिट मैप। DNG, यहाँ पे डिजिटल नेगेटिव फॉर्मेट, ये भी एक फाइल फॉर्मेट होता है। ओके, तो यहाँ पे अब हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड सिर्फ फुल फॉर्म्स ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे G2C का फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट करके, G2B का फुल फॉर्म बताना है कमेंट करके, G2G का फुल फॉर्म बताना है कमेंट करके। बहुत सिंपल सा है। डेटा प्रोसेसिंग स्टेप्स क्या क्या हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, उनको आप कमेंट करके बताइएगा। PDF का फुल फॉर्म, ये हमने एक अलग से क्वेश्चन रखा है, इसको आप जल्दी से कहीं सर्च करके देख के और इसको कमेंट करके बताइएगा। इसको अलग से कहीं नोट डाउन भी कर लीजिएगा। PDF फाइल जो होती है उसका फाइल फुल फॉर्म क्या होता है, इसको हम PDF का फुल फॉर्म पूछा है बेसिकली। JPEG का फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है। PNG का फुल फॉर्म कमेंट करके बताना है। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इससे रिलेटेड अगर क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, साथ में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। लाइक बटन नीचे दिया होगा ब्लैक कलर का, उसको प्रेस करके आप ब्लू कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है। आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमें info@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।